स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पोषण एवं स्वास्थ्य, प्रबंधकीय गुण, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यह हमारी मिक्स क्वेश्चन की तीसरी क्लास है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? तो याद रखिएगा कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है और इसका जो निर्माण है वह ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बना है। तो स्टार्च संबंधित होता है ग्लूकोज से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कि विटामिन की खोज 1912 में काश्मीर फंक ने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। और इसी के साथ याद रखिएगा कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन यह उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं, जो कि हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। और हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या उपर्युक्त सभी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जिसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला होता है वह होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो इसके अंतर्गत जो मोनोसैकेराइड है वह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो डाइसैकेराइड है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि यह डाई यानी कि 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो पॉलीसैकेराइड है वह 2 से अधिक मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। तो जिसमें जो मोनोसैकेराइड है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। तो ये 3 क्या है? मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसके बाद जो डाइसैकेराइड है इसके अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं, जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोन और काइटिन आते हैं। तो इस प्रकार जो मोनोसैकेराइड है प्रश्न में पूछा गया है तो वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो वैसे तो तीसरा जो इसका ऑप्शन होता है वह होता है गैलेक्टोज। तो यहां पर आप सिर्फ लैक्टोज कर लीजिए। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रिन, गैलेक्टोज या माल्टोज? तो याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार डाइसैकेराइड, इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। कौन कौन से आते हैं एक बार आप सुन लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, ये याद होना आपको जरूरी है। सुक्रोज, माल्टोज और जो तीसरा होता है वह होता है लैक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, जो माल्टोज होता है वह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और जो लैक्टोज होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोजेन, मायोसिन, कैसीन या रेनिन? तो याद रखिएगा जो कैसीन प्रोटीन है वह दुग्ध प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा।
इससे आप लोगों को भी स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार है और हमसे कितने क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर बने हैं। और हर एक वीडियो में मैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आती हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर ज्यादा करें। तो प्रश्न अगला दिया गया है कि प्रोटीन की इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की जो इकाई है वह अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या वसा? याद रखिएगा, शरीर में जो अधिकतम ऊर्जा का संचय है वह वसा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले उपयोग करता है? तो याद रखिएगा, एक भूखा व्यक्ति शरीर में ग्लाइकोजन का सबसे अधिक उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो याद रखिएगा, कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में होती है और विटामिन बी12 है वह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी बी12। इसी के साथ याद रखिए, विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबालामिन और इससे जो होने वाली बीमारी है वह है परनीसियस एनीमिया। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन सी है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी इसका जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। इसी के साथ याद रखिए, विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वह है स्कर्वी। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर, सेब, शहद, खट्टे फल? तो याद रखिएगा, विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है गाजर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। इसी के साथ याद रखिए कि विटामिन ए जिसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल और इससे होने वाली बीमारी आंखों का रोग जैसे कि रतौंधी कहा जाता है या इसे जीरोप्थेलेमिया भी कहा जाता है। तो दोनों ही आप नाम याद रखिए, रतौंधी या जीरोप्थेलेमिया। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वह एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या शैवाल में? तो याद रखिएगा, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो याद रखिएगा, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में जो सबसे अधिक आवश्यक है वह है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम, बसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या अमीनो अम्ल? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का शरीर में संचरण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, कैल्शियम का, लोहा का, ताम्र का या सोडियम का? तो यह है लोह का एक तुच्छ स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। दूध में सबसे ज्यादा जो पोषण पाए जाते हैं, लेकिन यह है इसमें सबसे कम मात्रा में लोह पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एमिनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में? तो याद रखिएगा, एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, रतौंधी, अतिसार, बालों का गिरना? तो याद रखिएगा, विटामिन ए जिसकी कमी से जो आंखों का रोग होता है उसे रतौंधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वह होता है गाजर।
अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि मनरेगा कहा जाता है, एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया? तो याद रखिएगा, जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। लेकिन याद रखिएगी, जो यह अधिनियम लागू हुआ था वह हुआ था 2 फरवरी 2006 को। यह अधिनियम आया था 7 सितंबर 2005 को और यह लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। इसके पहले इसका नाम नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 के बाद इसका नाम मनरेगा रख दिया गया था। इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। कानून लाया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रशिक्षित नेता को यह भी कहा जाता है, शीर्ष नेता, पेशेवर नेता, स्वैच्छिक नेता, ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अप्रशिक्षित नेता को स्वैच्छिक नेता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो इस प्रकार के नेतृत्व को अहस्तक्षेपीय नेतृत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो इस प्रकार का जो नेतृत्व है वह अहस्तक्षेपीय नेतृत्व है। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर क्या कहलाती है? मॉडेम, फैक्स, मैसेज या ईमेल? तो किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर फैक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक राइट मिल्स ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? याद रखिएगा, यह जो सिद्धांत है वह दुर्खेम का था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। दुर्खेम के अनुसार समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो याद रखिएगा, अगस्त कॉम्टे, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पार प्रशिक्षित किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। कार्यात्मक, बहुकार्यात्मक, पार कार्यात्मक या स्वनिर्देशित? तो याद रखिएगा, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पार प्रशिक्षित किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों का निर्वहन करने में सक्षम है, वह बहुकार्यात्मक है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन एक द्वितीयक समूह है? याद रखिएगा, संघ जो कि एक द्वितीयक समूह है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संचार इसे प्रदान करने का कार्य है? प्रशिक्षण, संदेश, सूचना या ज्ञान? याद रखिएगा, संचार सूचना प्रदान करने का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उस समर्थन देते हैं। तो मापदंड, समझौता, लक्ष्य या आम सहमति? तो समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकार का जो समर्थन है वह क्या है? आम सहमति है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था?
याद रखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल है? स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास या उपर्युक्त सभी? तो सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लक्ष्य किसमें मदद करते हैं? संचार करने में, कार्य करने में, होने में या प्रेरित करने में? याद रखिएगा, लक्ष्य संचार करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग करता है? कौशल, ज्ञान, रवैया या उपर्युक्त सभी? याद रखिएगा, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में जो सहयोग करता है उसमें कौशल, ज्ञान, रवैया ये सभी शामिल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल होता है? रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला व्यय या राज्यों को अनुदान? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को किसमें विशेषज्ञ होना चाहिए? तकनीकी कौशल, मानवीय संबंधों, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो नेतृत्वकर्ता को तकनीकी कौशल, मानवीय संबंधों इन दोनों में ही विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है? वह चौकोबॉल्स और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। वह किस प्रकार की बीमारी से या किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया या डिसलेक्सिया। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक बच्चा एक विकार से ग्रस्त है जो शौकोबाज पढ़ता है, इसका मतलब वह अक्षरों के क्रम पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। वह जो अक्षरों का क्रम है वह उसको उल्टा पढ़ता है। तो इस प्रकार का जो विकार है वह डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का विकार जिसमें बच्चे को शब्दकोश में कमी, शुद्ध उच्चारण ना कर पाना, लिखने पढ़ने में, शब्दों को पहचानने में, समझने में इस प्रकार की कठिनाई आती है और वह अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ट्राफिया या डिस्थीमिया? तो प्रश्न में कहा गया है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, तो इस प्रकार के बच्चों को डिस्ट्राफिया ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रम, डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारगत विघ्न? तो सांस्कृतिक कारक को छोड़कर इन सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करता है? तो लेखन अक्षमता जिसे कि डिस्प्राफिया है, गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया या पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक औसतन बुद्धि वाला बच्चा यानी कि एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, वह भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वह किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? तो वह पठन अक्षमता से यानी कि वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? तो डिसलेक्सिया संबंधित होता है पठन विकार से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया या डिसलेक्सिया? तो
वह अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, ऐसा बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। प्रश्न में कहा गया है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता किस प्रकार के बच्चों में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो निर्योग्यता है वह उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता है जिनके जो पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशवाकाल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो जो अधिगम अक्षमता है वह जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, इसके कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मंद बुद्धिमत्ता इसके कारण भी हो सकती है। शैशवाकाल के समय दिमागी बुखार, तो इन तीनों के कारण ही हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, तो इसका कोई प्रभाव अधिगम अक्षमता पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। डिस्फेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। गति कौशलों से अर्थ है कि लिखने कुशलता नहीं है, मतलब कि बच्चा लिखने में कुशलता नहीं है, वह हाथ के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की जो विकार है या निर्योग्यता है वह डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो लिखने संबंधी जो विकार या निर्योग्यता है वह होती है डिस्ग्राफिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता का कारण क्या होता है। समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल या विकास संबंधी समस्या। तो अधिगम अक्षमता का जो कारण है वह विकास संबंधी समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है। याद रखिएगा, गणितीय संबंधी समस्याएं वह विकार है डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्कैल्कुलिया जिसके कारण गणितीय संक्रियाएं करने में बच्चा असमर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है। चलाघात, जिसे कि अप्रेक्सिया कहा जाता है, पठन वैकल्य या जिसे कि डिस्लेक्सिया कहा जाता है, बौक संबंध रोग जिसे कि अप्रेक्सिया कहा जाता है, या भाषाघात अफेजिया। तो भाषा अवबोधन से जो संबंधित विकार होता है वह होता है भाषाघात या अफेजिया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो याद रखिएगा, जो छोटे शिक्षार्थियों में पठन कठिनाई नहीं है पूछा गया है इनमें से, तो वह है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई या छोटे शिक्षार्थियों की जो पठन कठिनाई है वह इनमें पाई जाती है। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, तो ये तीनों ही प्रकार की जो पठन कठिनाई है वह छोटे शिक्षार्थियों में पाई जाती हैं। शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई यह पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ मिल जाएगी। साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ भी मिल जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।